नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव के कारण देश में गरमाई सियासत में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उबाल आ गया है। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बनकर आई है। वीरवार को देर रात ईडी की टीम ने घर में पहुंचकर केजरीवाल से 2 घंटे पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर लिया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी का देश भर में विरोध चल रहा है। अपने नेता की गिरफ्तारी से कार्यकर्ता गुस्साए हैं और लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। पार्टी के विरोध को लेकर माहौल बिगड़े ना, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति में गड़बड़ियों के मामले में ही अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ माने जाने वाले और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत कई अन्य को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। केजरीवाल को ईडी ने 9 समन भेजे थे। पेशी नहीं होने पर ईडी घर पहुंची और गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई। केजरीवाल की पत्नी ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया है। सुनीता केजरीवाल ने लिखा है कि 3 बार के सीएम रह चुके अरविंद केजरीवाल से बीजेपी डर गई है और सत्ता के अहंकार में बीजेपी ने ये सब करवाया है। लेकिन दूसरी तरफ सीएम ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका को वापस ले लिया था। उन्होंने निचली अदालत में मामले की सुनवाई के चलते अपनी अर्जी वापस ले ली और अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज मामले में सुनवाई करते हुए करीब 3 घंटे की बहस के बाद से ईडी रिमांड आवेदन पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया और अब किसी भी समय यह फैसला सुनाया जा सकता है। दरअसल ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड कोर्ट से मांगी थी और केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में 3 वकीलों ने दलीलें पेश की और वहीं ईडी ने कोर्ट में शराब घोटाले को लेकर कई बड़े दावे किए। लेकिन इस बीच राजनीतिक पार्टियों में खूब जुबानी हमले हो रहे हैं। लोगों के मन में हजारों सवाल हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि अब कौन संभालेगा दिल्ली की कमान, कौन होगा दिल्ली का अगला सत्ताधारी और क्या होगा आम आदमी पार्टी का। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेंगे। और आज के मसले में यही सब तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। डॉक्टर शालिनी यादव राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वीरेंद्र शर्मा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर पंकज बोनीवाल प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल वीरेंद्र शर्मा जी आपसे ही है। ये जो पूरा घटना चक्र हुआ है दिल्ली की सियासत में, जो पूरा उलटफेर हुआ है या जो गरमाई हुए कह सकते हैं, उसके बाद से आज एक ट्वीट आता है अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी का। उसमें उनकी जो भाषा थी वो किसी राजनेता से कम नहीं थी। तो ऐसे में क्या माना जाए कि दिल्ली का अगला सीएम क्या उनको देखा जा सकता है, जैसा कि तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं। शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, जुड़ेंगे आपसे, दोबारा आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपके ऑडियो सही कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ और भी बहुत सारे मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर टीना कर्मवीर जी बनी हुई है। टीना जी, ये पूरा घटना चक्र जो हुआ है दिल्ली का, जो सियासी उलटफेर कहें या फिर ये गिरफ्तारी के बाद से जो पूरा माहौल गरमाया हुआ है, इस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? कांग्रेस इसको कैसे देखती है? जी,
देखिए, जो कल हुआ वो साफ तौर पर दिख रहा है कि एक उत्पीड़न है, राजनीतिक उत्पीड़न। जिस तरीके से इंडिया अलायंस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा था, तो देश के प्रधानमंत्री जो कि वन नेशन सिर्फ नो इलेक्शन, वो ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से इस देश को वो रशिया बनाना चाहते हैं। और हमें बार बार हमारे अध्यक्ष जी भी कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री भारतवर्ष को, जो आजादी के बाद इतने लंबे संघर्षों के बाद हमें आजाद भारत मिला, हम इस देश के अंदर लोकतंत्र के रूप में पहचान मिली, वो लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं। एक सीटिंग चीफ मिनिस्टर को जिस तरीके से ईडी सीबीआई दुरुपयोग कर उठाकर ले जाती है, अपने आप में शर्मनाक है। और इसे आपका विश्व में डंका नहीं बज रहा है, जबकि भारत की थू-थू हो रही है कि देखिए, ये इससे पहले हेमंत सोरेन को भी उठाकर ले जाते हैं। और आज अब इनसे सवाल पलटकर पूछ लिया जाए कि साहब अजीत पवार की फाइल का क्या रहा, छगन भुजबल की फाइल का क्या रहा, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इनसे उलट पूछ लिया जाए कि जहां अशोक चौहान का आदर्श घोटाले में, जो कि जब कांग्रेस में थे तो उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए थे, आज ईडी ने फाइल कहां छुपा दी उसकी, अजीत पवार की फाइल को कैसे कह दिया इन्होंने कि ये फाइल गुम हो गई है। तो सवाल भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कार्रवाई ईडी का कहना है। जी, क्या आपने क्या सवाल पूछा? मैंने कहा क्या आप मानते हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार वाकई में हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ तो अरविंद केजरीवाल बहुत आवाज उठाते थे पहले, उस समय में आप ही की केंद्र में भी सरकार थी, दिल्ली में भी सरकार थी। तो हमें अभी मोदी जी भी याद आ रहे हैं, उनको तो ताप बर्दाश्त नहीं होता है भ्रष्टाचारियों का। फिर अजीत पवार को अपने बगल में कैसे बैठा लिया, उनको तो ताप बर्दाश्त नहीं होता, राज्यसभा अशोक चौहान को कैसे भेज दिया। तो सवाल जो है भ्रष्टाचार का नहीं है, आज सवाल यहाँ ये है कि इलेक्टोरल बोर्ड के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री पर सबसे बड़ा एलिगेशन है, बीजेपी ने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है, लेकिन आज उलटकर कोई जवाब देने को तैयार नहीं, बीजेपी बिल्कुल खामोश है। इलेक्टोरल बोर्ड में सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ है वो देश के प्रधानमंत्री, और अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, पीएम केयर फंड जो है वो खुलना बाकी है, तब पता चलेगा बीजेपी ने कितने बड़े बड़े घोटाले किए हैं। और दूसरी बात देखिए, सारा जो है चुनाव में स्पष्ट बहुमत से इंडिया अलायंस को सरकार बनने जा रही थी, सारा डर बौखलाहट यही है। और तभी मोदी जी मारे इधर उधर फिर रहे हैं, उनको पता था कि उनको 200 से ज्यादा उनको सीट नहीं मिलेगी, इसलिए वो जितने इंडिया गठबंधन के साथी हैं उनको कई भारत रत्न देकर तोड़ रहे हैं, कभी उनको ईडी सीबीआई का डर दिखा रहे हैं, कभी उनको जेल भेज रहे हैं। तो ये साफ दिख रहा है, ये बदले की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है, इसे हम कहेंगे कि प्रतिशोध की राजनीति। और हम केजरीवाल जी के साथ पूरी तरीके से साथ खड़े हैं। आज आप देखेंगे कि लगातार यूथ कांग्रेस ने भी प्रोटेस्ट किया और हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप देखिए, सबसे बड़ी बिगेस्ट विपक्षी दल के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, यूथ कांग्रेस का, महिला कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने अकाउंट है सब अकाउंट फ्रीज लेकिन आप उन्हीं केजरीवाल के साथ खड़े, टीना जी ध्यान रखिएगा, जो एक समय में कांग्रेस का पूरा विरोध किया करते थे। देखिए, आज हम अपने गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं, हमारे साथ इंडिया अलायंस के साथ केजरीवाल जी, हम सब मिलकर एक साथ। आज हम लोकतंत्र को बचाने के लिए निकले हुए हैं, आज हम संविधान को बचाने के लिए निकले हुए हैं। कि भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार पर बोलते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। आप ईडी सीबीआई को अगर स्वतंत्र रखते, उनके ऊपर दबाव नहीं बनाते, तो सबसे ज्यादा मैं आज ये कहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सबसे ज्यादा इन्हीं के मंत्री जो है, इन्हीं के नेता जो है वो जेल में होते। और एक हरियाणा के मंत्री पर भी बहुत इल्जाम लगे थे, एलिगेशन क्यों नहीं आई ईडी सीबीआई। आज अगर हरियाणा के संदर्भ में बात कर ली जाए, हरियाणा में इतने बड़े बड़े घोटाले कर लिए इनके मंत्रालय में, इनके मंत्रियों ने, लेकिन आज तक ईडी सीबीआई नहीं पहुंच रही है। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे, आपके तमाम सारे सवालों पर भी जवाब लेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए, लेकिन उससे पहले वीरेंद्र शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज भी आ रही है। सवाल मेरा ये है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उनमें जो मुख्य सवाल है वो ये कि अब दिल्ली का क्या होगा, अगला सीएम कौन होगा, या फिर ये बताइए, आज जो सुनीता केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है, उनकी भाषा को देख करके साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो किसी बड़े राजनेता की एकदम भाषा है। तो ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री क्या सुनीता केजरीवाल को माना जा सकता है, क्या आम आदमी पार्टी का रहेगा आगे का निर्णय? देखिए, अभी तक आम आदमी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, और अरविंद केजरीवाल जी को ही दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया था। और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के, हाँ जी, जेल से सरकार चली, जेल से कैसे सरकार चली?
अभी जेल से सरकार कैसे चलेगी ये भविष्य में जो हमारी कमान है वो डिसाइड करेगी कैसे चलेगी। आज उस पर कुछ चर्चा करना अभी थोड़ा सा बेईमानी होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली की जनता से मैंडेट लिया है और दो तरीके से दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है अरविंद केजरीवाल जी को। इलेक्शन के थ्रू अरविंद केजरीवाल जी को संपूर्ण बहुमत देकर के दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने घर घर जाकर के अपने विधायकों के थ्रू पूरी दिल्ली की जनता से ये पूछा है कि क्या मैं अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरे को एक इस तरह का घिनौना कार्य अगर गिरफ्तार करने का करती है तो क्या मेरे को जेल के अंदर से सरकार चलानी चाहिए। तो दिल्ली की जनता का ये मत था कि बिल्कुल आप निसंकोच होकर के जेल से आप सरकार चला सकते हैं। दूसरा, संवैधानिक अगर कोई बात करें तो संविधान में इस तरह की अभी तक कोई वाक्य है नहीं कि कहीं से हमारे को संविधान इस तरह की बाउंडेशन पैदा करता हो कि हम जेल के अंदर से सरकार नहीं चला सकते। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अभी ईडी ने आरोप लगाए हैं और जो आरोप जो ईडी लगाती है वो बिल्कुल निराधार आरोप है। वो ईडी, अब आप पूरी हिंदुस्तान की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का दुरुपयोग करती है। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने खुद बात कबूली थी कि हाँ भाई यहाँ के चुनाव में हमें कैश की बात हुई थी, कैश हमें पैसा दिया गया था, कैश हमसे पैसा लिया गया था, उन ट्रांजैक्शन का क्या जो दो बड़े कैश की बात सामने आ रही है। देखिए ये अभी कोर्ट में विचाराधीन विषय है कि इस ट्रांजैक्शन का क्या हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट है, माननीय हाई कोर्ट है, वो सब लोग देखेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से और जनता को बताना चाहता हूं, अगर ईडी के पास, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा, अगर ईडी के पास कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है, तो ईडी ट्रायल कंप्लीट क्यों नहीं करना चाहती? ईडी कोर्ट में जाकर के उन एविडेंस को क्यों नहीं देना चाहती? ईडी ने जितने भी एविडेंस क्रिएट किए हैं वो परवर एविडेंस होते हैं सेक्शन 50 के तहत, जिसकी कोई बाध्यता, जिसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है। वो ऐसे एविडेंस है कि एक बार ईडी ने एविडेंस क्रिएट किया, उसके बाद सरकारी गवाह के तौर पे उन एविडेंस को अपनी साइड में उन्होंने बदल लिया और उसको बेल ग्रांट कर दी। तो ये जितने भी एविडेंस ईडी कह रही है वो सारे के सारे उनकी फेवर में चले गए और उन्होंने बेल ग्रांट करवा दी उनसे। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुके हैं कि ये जब ये ट्रायल चलेगी तो ये जो केस है वो कहीं स्टैंड नहीं करेगा। अब ये ट्रायल क्यों नहीं चलाते? हम लोग कहते हैं कि अगर हमने कोई बेईमानी करी है, अगर हमने कोई घोटाला किया है तो आप ट्रायल चलाइए ना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाइए, एविडेंस दिखाइए और कोर्ट को बताइए कि ये इन्होंने घोटाले किए। ट्रायल से क्यों बच रहे हैं ये लोग? अरविंद केजरीवाल जी भी इसीलिए पेश नहीं हो रहे थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी उन्होंने यही अर्ज की थी कि जैसे ही अगर मैं पेश होता हूं तो ईडी मेरे को गिरफ्तार करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी का मतलब ये नहीं है कि कोई घोटाला हुआ या नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है तानाशाही करना। जो भी बड़ी बड़ी जो पार्टियां, जो अभी पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी इकलौती एक ऐसी पार्टी है जिसने थोड़े से समय में पूरे नेशनल लेवल पे अपनी पहचान बनाई है और इतने स्पीडली उस पार्टी ने ग्रो किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को डर है कि अगर कोई उनको चुनौती दे सकता है भविष्य के अंदर तो वो अरविंद केजरीवाल जी है। भारतीय जनता पार्टी को डर है कि इंडिया गठबंधन इतना मजबूत हो चुका है, इनके अपने इंटरनल सर्वे बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण बहुमत में नहीं आने वाली है। मैं आपके चैनल से दावा करता हूं। अब ये इनका एक ही टारगेट है कि भारतीय जनता पार्टी मिलकर के अपने अलायंस के साथ और जितने भी जो इंडिया अलायंस के जो साथी हैं उनको कमजोर कैसे किया जाए। किसी के अकाउंट्स फ्रीज कर देते हैं, किसी को ये जेल में डाल देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले पूर्व सीएम दूसरे थे उनको जेल में डाला, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, 4 हमारे 3 नेता पहले जेल में डाल दिए। ये पार्टी को तोड़ना इनका मकसद है, इलेक्शन को कमजोर करना इलेक्शन मकसद है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं उस भारतीय बीजेपी को, जनता पार्टी को कायराना जो हरकत करेंगे, गली गली में केजरीवाल पैदा हो जाएगा। उनको हर केजरीवाल के लिए फाइट कर पाए, हर केजरीवाल का सामना कर पाए, भारतीय जनता पार्टी में आज के समय में वो हिम्मत नहीं है। आगे चर्चा आपसे करेंगे। जितना दबाने की कोशिश करेगी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उतनी ही बुलंदी से, उतनी बुलंद आवाज से, उतने जुनून से सामना करेगा। अगर आप जबान को कुचलने का काम करेंगे, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कुचलने का काम करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की एक एक चीज का जवाब देने के लिए जो आंदोलन से जो लोग निकले हुए हैं वो इनको किसी भी रूप में ठहरने नहीं देंगे। हम इनको अच्छे तरीके से जवाब देना चाहते हैं। उस आंदोलन का बड़ा चेहरा नजारे भी थे। उन्होंने आज ये कहा है कि हम जिस नीति के खिलाफ लड़ रहे थे आज वही शराब नीति उन्होंने बनाई। हमें तो इसी बात पर हैरानी है। इससे पहले हमने बाइट चलाई थी अन्ना हजारे जी की, आपने सुना होगा।
मैं माफी कीजिए, मैं सुन नहीं पाया हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं दिल्ली के अंदर किसी भी शराब नीति में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अगर सम्माननीय एजेंसी अवगति तो कहना नहीं चाहिए, मैं आपको सुना वीरेंद्र जी, अगर कोई वीरेंद्र जी सुनिए, ईडी के पास कोई साक्ष्य है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को वो जाकर के दिखाएं, बिल्कुल, वो ट्रायल को कंप्लीट करें। ये जो ट्रायल को पेंडिंग जो इन्होंने रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इलीगल कस्टडी के लिए इन लोगों ने पेंडिंग रखा हुआ है। किसी भी साक्ष्य में कोई दम नहीं है, किसी भी साक्ष्य से ये प्रूव नहीं कर सकते कि आदरणीय केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के अंदर कोई किसी तरह का शराब घोटाला किया है। ठीक है ना, तो सुन तो लीजिए एक बार वीरेंद्र जी, इनका मैं समझ सकती हूँ आपका गुस्सा, मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल आपका गुस्सा, लेकिन आप एक बात तो सुनिए मेरी वीरेंद्र जी, जिस आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, जिस आंदोलन से निकले साथियों की बात करें, अन्ना हजारे साहब की एक बार बात सुन लीजिए, अगर आपने नहीं सुना तो एक बार बाइट चलवा दीजिए। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोच। वीरेंद्र जी सुना आपने, उन्होंने कहा है कि जिस शराब के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे उसी पर उन्होंने कानून बनाया, हम तो उसी बात से हैरान है। उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता के सामने क्या। मैं आपको बड़ी विनम्रता से बता देता हूं कि आम आदमी पार्टी का जो जन्म वास्तव में भ्रष्टाचार के अगेंस्ट हुआ था। उस दिन भी हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के अगेंस्ट थी, आज भी हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के अगेंस्ट है। तो आप अन्ना हजारे जी हमारे आदरणीय है, सम्माननीय है। अगर वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी शराब पॉलिसी बनाई है, तो वो शराब पॉलिसी बनाई जरूर है, लेकिन उसमें कोई किसी तरह का घोटाला नहीं है। अगर ईडी के पास कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है, तो कोर्ट में ट्रायल को शुरू करे। ट्रायल पेंडिंग किस लिए रख रखी है ईडी ने? पूरी हिंदुस्तान की जनता देखना चाहती है कि अगर कोई घोटाला हुआ है तो ट्रायल को स्टार्ट कीजिए ना आप। इसलिए ट्रायल को आप स्टार्ट नहीं कर रहे। आपका काम सिर्फ इलीगल कस्टडी को किस तरह से रखा जाए। आगे नेता को 1.5 साल से वीरेंद्र जी आगे चर्चा करूंगी आपसे, लेकिन और भी मेहमान बने हुए हैं, समय की थोड़ा सा बाध्यता होती है। डॉक्टर पंकज बोनीवाल जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, दोनों को आपने सुना, कांग्रेस को सुना, आम आदमी पार्टी को सुना। बड़े आरोप आप पर लग रहे हैं कि चुनाव से पहले आप डर गए हैं इंडिया अलायंस को लेकर के। आपको लगता है कि मात्र केजरीवाल ही ऐसे हैं जो मोदी जी का मुकाबला कर सकते हैं और कोई नहीं है, इसलिए आपने अब उन्हीं को पकड़ के अंदर डलवा दिया। दुरुपयोग बता रहे हैं सीधे सीधे कि आप ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए ज्योति जी, डरा हुआ कौन है? अभी वीरेंद्र शर्मा जी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली के अंदर घूमकर जनता का समर्थन लिया। रहे भैया, अगर आपने घोटाला नहीं किया, आप चोर नहीं हो, तो किस लिए आप जनता के बीच में भागे भागे जा रहे हो? आपके पास पिछले 2.5 महीने से 9 सम्मन आ चुके। अगर आप लोग चोर नहीं थे, आप लोगों ने घोटाला नहीं किया था, तो पहले ही सम्मन पर क्यों नहीं गए आप लोग? वहां पर आपने कानून न्याय प्रणाली का क्यों नहीं पालना किया आप लोगों ने? पहले सम्मन पर अगर जाते, हमें समझ में आता कि अरविंद केजरीवाल सच्चा है, भ्रष्टाचारी नहीं है। क्रांतिकारी से लेकर भ्रष्टाचारी तक का सफर 12 साल में इन लोगों ने अपनाया है। भ्रष्टाचारी तक और कांडकारी तक। ये जो क्रांतिकारी अपने आप को कहते हैं, ये लोग आज कांडकारी है। दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। पहली ही सरकार इन्होंने कांग्रेस के साथ बनाई, कांग्रेस को गालियां देने वाली पार्टी। जब ये अरविंद केजरीवाल खड़े होकर के मन से कहते थे कि क्यों नहीं सीबीआई ईडी का प्रयोग सोनिया गांधी पर होता, क्यों नहीं सोनिया गांधी को जेल में डाला जाता, क्यों नहीं सोनिया गांधी को इंटरोगेट किया जाता। आज अगर उनके ऊपर सीबीआई ईडी की बातें चल रही हैं, सम्मन आ रहे हैं, क्यों नहीं कोऑपरेट करते? भैया कोऑपरेट कीजिएगा। न्याय प्रणाली है, एक न्यायपालिका है, कोर्ट्स है, उनमें जाइएगा। सरगना पार्टी के जो इनके मुखिया हैं, आज इस घोटाले के सरगना बन के बैठे हैं। आज ईडी ने भी यही बताया है कि वो किंग पिन है। और हर एक जो आज ये तो बहार थे ज्योति जी,
मनीष सिसोदिया काफी दिनों लेकिन से ये कह रहे हैं कि बेबुनियादी सारे आरोप है, बेबुनियादी, कोई तथ्य नहीं ईडी के पास। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ भी कहेंगे। आज इनकी तरफ से एक पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल बनाया गया। अरे न्यायपालिका है, राउस एवेन्यू कोर्ट में एक केस चल रहा है, आप लोग इंतजार तो किस करते कि कोर्ट से क्या निकल कर आता है, आपके मुखिया क्या कहते हैं। आपके मुखिया आज जेल चले जाते हैं तो बड़ा वेदना होती है, पीड़ा होती है। जब आपका ही मुखिया भ्रष्टाचार करता है, आप लोग भी बेशर्मी के साथ उसके साथ खड़े होते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं, भ्रष्टाचारी का साथ देते हुए आप लोगों को, आम आदमी पार्टी के सारे साथियों को शर्म आनी चाहिए कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। ये लोग अन्ना हजारे जी का मूवमेंट जब चला भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके बाद इन्होंने कांग्रेस को गालियां दी, लेकिन पहली सरकार देखिए किसके साथ बनाते हैं, कांग्रेस के साथ। आज कांग्रेस को गालियां देने वाले, पंजाब में गालियां देने वाले, हरियाणा में गालियां देने वाले, दिल्ली में गालियां देने वाले, पूरे देश के अंदर गुजरात में गालियां देने वाले आज कहते हैं कि हम इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ जाएंगे। आज कांग्रेस की पीड़ा उनको दिख रही है, कांग्रेस को इनकी पीड़ा दिख रही है। 3 महीने पहले अलका लांबा जी का बयान है कि 100 करोड़ का घोटाला किया है अरविंद केजरीवाल ने, और उनका यह भी बयान था जब बबूल का पेड़ बोया है तो भैया और कुछ कैसे खाएंगे। तो आपने जब घोटाला किया है तो घोटाले से डरने की जरूरत नहीं है। आपके ऑफिस में, ज्योति जी, इनके ऑफिस में एक साइड में भगत सिंह और एक साइड में अंबेडकर जी की फोटो लगी हुई है। भगत सिंह जी जेल जाने से नहीं डरते थे क्योंकि सत्या पर चलते थे, ये लोग सत्या पर नहीं चलते हैं। यही तो कह रहे हैं कि मुझे कोई गर्ज नहीं है, मैं चाहे अंदर हूं चाहे बाहर हूं, मैं देश की सेवा करता रहूंगा। ये ज्योति जी ये भी देखिए, इन्होंने कहा था ना कोई मेरे को सुख सुविधाएं चाहिए, गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आज मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छूट रही है। सत्ता का लोभ, लालच, भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये चोर लोग हैं, इस वजह से इनसे कुर्सी का लोभ, लालच आज छूट नहीं रहा है। इसी वजह से ये लोग कुर्सी पे चिपके रहना चाहते हैं। अगर कुर्सी का लोभ लालच ना होता, धिक्कार था, ऐसी कुर्सी को छोड़ देते। ठीक है पंकज जी, लौटूंगी आपके पास, नहीं दे रही है कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस का साथ छोड़कर हमने कुर्सी को लात मार दी। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया तो कुर्सी को लात मार देते। अगर आप सच्चे हैं, आप सच्चे इंसान हैं, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो क्यों आप मारे फिर रहे, क्यों आप डरे? ठीक है पंकज जी, सुनिए, समय की थोड़ा सा बाध्यता है, लौटूंगी आपके सवालों के जवाब भी वीरेंद्र साहब देंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर शालिनी यादव हमारे साथ बनी है। शालिनी जी, आपने तीनों को सुना। सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है, चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी, चुनाव से ठीक पहले ईडी का घर पहुंचना, जबकि कोर्ट में कल कुछ और ही बात चल रही थी, उसके बाद से ये गिरफ्तारी। कैसे आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस घटना चक्र को देखती हैं? क्या लगता है कि अभी होना ही सही था या फिर इसके लिए आगे कुछ ऑप्शन थे? कैसे देखती हैं पूरे मामले को? ठीक, इलेक्शन से पहले ऐसा तो नहीं है कि कोशिश अभी की है इन्होंने। काफी टाइम से जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट काफी आम आदमी पार्टी के लोगों के पीछे हाथ धो के तो पड़ी हुई है, और इनके सारे टॉप लीडर्स जेल में डाल दिए गए हैं। तो अरविंद इनकी एक आखिरी कड़ी थे जिनको पकड़ के जेल में डालना बहुत जरूरी था। भाजपा के स्पोक्स पर्सन बार बार कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है कि पहले समन्स में आप चले गए, क्योंकि एक राजनीतिज्ञ होने के कारण उनको ये पता था कि ईडी में समन्स में जाने का सीधा मतलब है कि उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो उनको न्यायिक तौर पे जो सुविधाएं मुहैया थी, जो भी सॉल्यूशंस थे, जो एवेन्यूज थे, उन्होंने उनका इस्तेमाल किया। आखिरी टाइम पे ईडी उनके घर में भेज के, जब इंडिया अलायंस का इनके कांग्रेस और आप का सीट शेयरिंग अरेंजमेंट हो जाता है लोकसभा इलेक्शंस के लिए, तो उसके बाद इंडिया अलायंस के गठबंधन को तोड़ना, की मजबूती को तोड़ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी बहुत जरूरी था। तो अगर आप ये कहें कि इसके राजनीतिक स्ट्रैटेजाइजिंग नहीं है तो ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल सही टाइम पे उन्होंने ये किया है, लेकिन देखने की बात ये है कि क्या ये दाम इनके लिए सही पड़ेगा या गलत। क्योंकि अगर हम एक वर्ल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट है, उसकी रिसेंट रिपोर्ट आई है 2018 में, उन्होंने इंडिया को एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से हटा के इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी डिक्लेयर कर दिया था। इस दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ द डेमोक्रेसीज जो हैं, ज्यादातर डेमोक्रेसीज जो हैं, वो इंक्रीजिंगली ऑटोक्रेसी यानी डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ती चली जा रही है। और उसमें अभी उनकी रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया उन सब में से सबसे खराब
भारत का प्रदर्शन है। यानी कि हम लोग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से इलेक्टोरल ऑटोक्रेटाइजेशन जो है, यानी सरकार जो डेमोक्रेसी के खिलाफ चल रही है, वो सबसे ज्यादा हमारे देश में हो रहा है। तो जिस तरीके से इलेक्शन है, पार्टीज जो हैं, ऑपोजिशन पार्टीज का प्लैंक ये जरूर है कि वो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी बहुत खतरे में है। तो भाजपा का जिस तरीके से हम परफॉर्मेंस देखते आ रहे हैं अभी तक, ये है कि कोई कह रहा है सरकार डरी हुई है, कोई कह रहा है कि आप लोग डर गए। तो अगर सरकार डरी हुई है, तो अगर आप देखें तो इस सरकार का एक ट्रेजेक्टरी रही है, वो ये है कि ऑपोजिशन को हर हालत में खत्म कर देना है। जहां पे भी ऑपोजिशन अपना सर उठाता हुआ नजर आए, बिल्कुल ही डेसिमेट कर दें, ताकि ऑपोजिशन सिर्फ नाम का रह जाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम देखना चाहें, अगर हम कहें कि ये रशिया की डेमोक्रेसी है कि जो एक सिर्फ शैम डेमोक्रेसी रह गई है, कि ऑपोजिशन अलाउ किया जाएगा लेकिन एक बहुत ही छोटे लिमिटेड दायरे में अलाउ किया जाएगा। खतरे की बात यह है कि अगर सरकार डर के ये कर रही है, तो अगर इनका ये दांव सही पड़ता है, जैसे केजरीवाल ने अभी कह दिया कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये और मैं इसको कंटेस्ट नहीं करूंगा, तो जब वो अगर कंटेस्ट नहीं करते हैं, तो अगर सरकार डरी हुई है, तो ये सरकार जितनी फोर्सफुली अपने राइवल्स के ऊपर आ रही, जिस तरह से अटैक कर रही है, तो ये वाकई में भारत की डेमोक्रेसी के लिए कोई बहुत अच्छा साइन है नहीं। और अगर डरी हुई नहीं है, इसका मतलब इतनी मजबूती से ये कार्य कर रही है कि उनको लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोनों ही तरीके से लोकतंत्र के लिए तो खतरे की घंटी डेफिनेटली है। बिल्कुल बिल्कुल। शालिनी जी बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो चला है, लौटूंगी फिर चर्चा करूंगी आपसे। तो यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में आजकल हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। महंगाई की वजह से आम पाकिस्तानी दाने दाने को मोहताज है। बेरोजगारी, अराजकता और कठमुल्लापन, इन सब ने पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब हमारे यहाँ के कुछ उदारवादियों को देखो, वो कह रहे हैं कि भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान की मदद करे। अब इन उदारवादियों से पूछा जाना चाहिए कि जो मुल्क भारत पर 1948, 65, 71 और फिर कारगिल पर हमला कर चुका हो, उसको लेकर इतना बड़ा दिल रखने की क्या जरूरत है? इतना ब्रॉड माइंडेड हम क्यों बनने की कोशिश कर रहे हैं? उसी पाकिस्तान की तरफ से मुंबई में 2008 में आतंकवादी हमला हुआ, सैकड़ों लोगों की जानें गई, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति भी तबाह हुई। इसके बावजूद पाकिस्तान में उस हमले के मास्टरमाइंड खुलेआम घूम रहे हैं। अगर कोई सोच रहा है कि मुंबई हमलों के बाद सब कुछ शांत हो गया था, तो फिर पठानकोट और उरी की घटनाओं को याद कर लो। हमारे यहां से पाकिस्तान को मदद देने की मांग भले ही हो रही हो, पर क्या पाकिस्तान ने भारत से किसी तरह की कोई गुजारिश की है? बिल्कुल नहीं की। वहां के YouTube चैनलों को देख लो, सब भारत के और यहां के हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हुए मिल जाएंगे। अब भी वहां पर भारत विरोधी शक्तियां पूरी तरह से हावी हैं। पाकिस्तान के खून में भारत और हिंदू विरोध समाया हुआ है। पाकिस्तानी सेना कभी भारत के साथ दोस्ती नहीं करना चाहेगी। वहां की पॉलिटिक्स भी भारत को गालियां देने पर ही चलती है। वहां की सेना पर किसी का कंट्रोल नहीं है। आप पाकिस्तानी आर्मी के गुजरे दौर के पन्नों को खंगाल लो, पता चल जाएगा कि वो किस हद तक भारत विरोधी रही है। पाकिस्तानी सेना पर पंजाबियों का कंट्रोल साफ दिखाई देता है और वो पूरी तरह से भारत विरोधी है। इसके अलावा पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में इस्लामिक कट्टरपन सबसे ज्यादा है। वहां पर हर इंसान अपने आप को दूसरे से ज्यादा कट्टर मुसलमान, एक्सट्रीमिस्ट साबित करने की होड़ में लगा रहता है। आखिर हम क्यों उदारवादी बने रहते हैं? किसने हमसे उदारवादी होने के लिए कहा है? हम तो पाकिस्तान के मूल सिंगर अदनान सामी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। सामी श्रेष्ठ गायक है, केवल इतना ही परिचय नहीं है उसका। वो उस पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर पायलट का बेटा है जिसने भारत पर 1965 की जंग में बम बरसाए थे। उसका नाम था
फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरशद सामी खान। उनको पाकिस्तान अपने सबसे बड़ा जाबाज फाइटर पायलट मानता है। उसका जिक्र पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट में भी किया गया है। वो एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद पाकिस्तान के डेनमार्क और नॉर्वे में राजदूत भी रहे। उन्हें अपने वतन में जितना भी सम्मान मिले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हैरानी इस बात की है कि उनकी किताब का विमोचन 28 फरवरी 2008 को, जब भारत में यूपीए सरकार थी, दिल्ली में हुआ। उस बुक लॉन्च के कुछ दिनों बाद खबर आई कि अरशद सामी खान का मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में निधन हो गया। वो कैंसर से पीड़ित थे। पाकिस्तान और कुछ और देशों में उनका इलाज भी चला। उसके बाद अदनान सामी अपने पिता को इलाज के लिए मुंबई ले आए। तब ये बात काफी दिन तक जहन में चलती रही कि क्या हमारा दिल इतना विशाल है कि हम उसे भी अपना अतिथि बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसका भी इलाज करने को तैयार हो जाते हैं, जिसने हमारे खिलाफ जंग लड़ी हो। क्या 1971 की जंग के भारतीय नायक सैम मानेकशॉ को पाकिस्तान में अपनी बुक लॉन्च करने का मौका मिलता? खैर, अब भारत में पाकिस्तान को बिना शर्त मदद करने की सलाह देने वाले सामने आ रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क ने हमारे साथ कभी पड़ोसी धर्म नहीं निभाया। उसने भारत का केवल और केवल अहित ही चाहा है। शायद पाकिस्तान की नीयत और हकीकत पर किसी शायर ने लिखा है, उनके पैरों में छाले थे और हम मरहम लगाने वाले थे। वो तो एहसान फरामोश थे, साजिशों से हमें ही कुचलने वाले थे। तो दोस्तों, इस तरह के मुल्क की हम क्यों मदद करें? जिन रणभूमि के वीरों ने पाकिस्तान के साथ हुई जंगों में बलिदान दिया, पाकिस्तान की मदद करके क्या हम उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे? जरा सोचिए। जिंदगी के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा जारी है। मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तब से पार्टी में काफी गुस्से का माहौल है। देश भर में कई जगहों पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। तमाम सारे आरोप जो हैं वो लग रहे हैं। इसी बीच चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ बना हुआ है। अगला सवाल वीरेंद्र जी आपसे ही है, बल्कि सवाल नहीं, जो सवाल आप पर उठ रहे हैं, जो आरोप आप पर लगे हैं, उसका जवाब चाहूंगी आपसे। मेरी आवाज आ रही है वीरेंद्र जी आप तक? आ रही है बिल्कुल। आपने जो बीजेपी ने जो कुछ भी सवाल आप पर लगाए हैं, जो कुछ भी सवाल दागे हैं, जो आरोप लगाए हैं, उसका जवाब आप दीजिए। उनका कहना है कि भाई भ्रष्टाचार तो किया है, इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। आप क्यों नहीं सहयोग कर रहे थे जब आपको पता था कि ऐसा होने वाला है, या फिर आपको आशंका थी या नहीं थी? तो समन अगर आ रहे थे तो आप पेशी क्यों नहीं की आपने? इसी का जवाब देता हूँ कि समन आ रहे थे तो क्यों नहीं रिसीव किए और क्यों नहीं आप ईडी के पास गए? तो ये जो इन्होंने लोकसभा के अंदर एक कानून बनाया है तानाशाही के लिए, जिसको हम कहते हैं पीएमएलए जो एक्ट बना है, उस पीएमएलए एक्ट के अंदर ही इन्होंने एक प्रावधान डाला हुआ है कि अगर कोई ईडी किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी तो ईडी जब तक की चार्जशीट सबमिट नहीं करती है, उस चार्ज को कंप्लीट नहीं करती है, तब तक आप बेल ग्रांट करने के उसमें सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, आप उसको एलिजिबल नहीं मानेंगे, आपको बेल ग्रांट की ही नहीं जा सकती। वीरेंद्र जी, 13 महीने से मनीष सिसोदिया जी अंदर हैं, अरविंद केजरीवाल बाहर थे, तो अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों नहीं लड़ाई लड़ी? अगर आप बड़े नेताओं की एक बड़ी लिस्ट है, बड़े नेताओं की बड़ी लिस्ट है। हाल ही में कविता की बात कर लें, मनीष सिसोदिया की बात कर लें, संजय सिंह की बात कर लें। अरविंद केजरीवाल आप जो करते हैं, अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को बाहर निकालने के लिए क्यों नहीं 13 महीने तक मेहनत की? क्यों नहीं उनके लिए उन्होंने सबूत इकट्ठे किए? क्यों आप चोरों की तरह आप ही भागते रहे? क्यों नहीं संजय सिंह के लिए आप लोगों ने पैरवी की? क्यों नहीं उसके लिए आप लोगों ने? ये इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप लोगों के पास भ्रष्टाचार के बचाने के लिए कोई भी तथ्य नहीं था, क्योंकि भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं आप लोग। वीरेंद्र जी को एक बार बात रख लेने दीजिए। पंकज जी, भ्रष्टाचार तक पहुंचे हैं आप। पंकज जी, लौटूंगी आपके पास। आप तब कहाँ गए थे? वीरेंद्र जी आप अपना जवाब दीजिए, उसके बाद लौटूंगी। आप प्लीज सुनिए मेरी बात को।
तो ईडी ने जिस कानून के तहत एफआईआर दर्ज करी है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जब तक ईडी नहीं चाहेगी तब तक आपकी बेल ग्रांट नहीं हो सकती। ये हमने जितने भी कानूनविद थे सबसे राय ली थी और राय लेकर के ही हमने ये महसूस किया और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां जहां हम जा सकते थे हमने अपनी प्रेयर करी कि ईडी का हम सहयोग करना चाहते हैं, ईडी जितनी बार हमें बुलाए हम चले जाएंगे। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, ईडी का काम अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करना नहीं था। ईडी का काम माननीय हमारे एजुकेशन फोरम मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी से पूछताछ करना नहीं था, संजय सिंह जी से पूछताछ करना नहीं था, सितेंद्र जैन जी से पूछताछ करना नहीं था। ईडी का मतलब आम आदमी पार्टी को कमजोर करना था, ईडी का मतलब उनको हराश करना था, उनको हताश करना था, उनको परेशान करना था। मैं ये बता देता हूं। अब साथी कह रहे हैं कि जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के अगेंस्ट हुआ, हम आज भी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के अगेंस्ट है। ईडी ने अभी तक कुछ भी फॉलो नहीं किया है सारे। लेकिन ईडी का मकसद ये क्यों हो सकता है? लालू प्रसाद का साथ छोड़ दीजिए, किस लिए गोदी में बैठे हैं कांग्रेस के? अगर आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, जिसके खिलाफ आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, तो कांग्रेस की गोदी में जाकर क्यों बैठे भैया? किस वजह से? क्या मजबूरी थी आप लोगों की? क्या मजबूरी थी कि कांग्रेस के साथ जाकर आम आदमी पार्टी ने दामन थाम लिया? पहले इन्हीं के खिलाफ लड़ाइयां लड़ते थे। वीरेंद्र जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, आपकी आवाज कट के आ रही है, आपकी ऑडियो सही करवा रहे हैं। वीरेंद्र जी की ऑडियो सही कीजिए। तब तक मेरा सवाल टीना जी आपसे है। निश्चित तौर पर देखा जाए, अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, अभी रिमांड की मांग हुई है, अगर उनकी रिमांड दे दी जाती है तो ये मामला थोड़ा लंबा खिंच सकता है। ऐसे में चुनाव भी है, तो इंडिया अलायंस के लिए बड़ा झटका है, चाहे माने या न माने। तो ऐसे में इंडिया अलायंस की रणनीति क्या रहने वाली है? क्या लगता है कुछ कमजोरी आ जाएगी इससे? जी शुक्रिया। देखिए, आज हम चुनाव आयोग से, हम तो पिछले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो है 10 महीने से चुनाव आयोग से समय मांग रही, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई समय नहीं दिया। चुनाव आयोग से हम ये शिकायत लेकर गए थे कि जब देश के प्रधानमंत्री, जो कि आज जब आचार संहिता लग गई है तो वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो केयर टेकर है सरकार के, उसके बावजूद वो आंध्र प्रदेश में सेना का हेलीकॉप्टर लेकर चले गए। तो ये सवाल आज हम पूछते हैं कि क्या चुनाव आयोग उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा? क्योंकि चुनाव आयोग बहुत विपक्षी नेताओं को नोटिस भेज रहा है। राहुल जी को तो तुरंत नोटिस भेज देता है चुनाव आयोग। और आज भी मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है कि जब राजीव साहब बहुत कसीदे पढ़ रहे थे, शेरो शायरी कर रहे थे, तो क्या राहुल गांधी के खिलाफ लगातार नोटिस भेज रहे? देश के प्रधानमंत्री को क्या नोटिस भेजेंगे कि आपको कोई हक नहीं है? जब आचार संहिता लग गई है तो आप किस तरीके से अपना एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं? आप सेना का, जो कि सेना की जहाज का उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए, सारे संसाधनों का सदुपयोग तो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं जबकि आचार संहिता लग रही है। तो चुनाव आयोग जिस तरीके से एक पार्टी सत्ताधारी दल है उसके तो पक्ष में खड़ा रहता है और जो विपक्ष है उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। बार-बार अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग या आम आदमी पार्टी ने घोटाला लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है बातों को ना घुमाएं, आप सीधा जवाब दो कि आपकी जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो ये कहता था कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है, 100 करोड़ का घोटाला है, तो आज आप लोग साथ खड़े हैं, तो आपको वो घोटाला नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? चुनाव हम लोग नहीं लड़ना चाहते, हम लड़ना चाहते हैं चुनाव। आप हमें कमजोर नहीं कर सकते। और बार बार आज भी देखिए कि चुनाव आयोग से हम समय मांगते हैं, लेकिन चुनाव आयोग हमसे सवाल नहीं, हम तो कह रहे थे कि साहब ईवीएम से क्यों चुनाव करवा रहे? इतने चरण में चुनाव करवा दिया गया कि बताइए ये लोकतंत्र को किस तरीके से कमजोर किया जा रहा है। तो आप कमजोर महसूस कर रहे हैं केजरीवाल के अंदर जाने से? अलायंस को कमजोर महसूस कर रहे हैं? जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया अलायंस को कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए ही लगातार किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या इंडिया अलायंस कमजोर हो गया है? इंडिया अलायंस कमजोर नहीं हुआ, मजबूत हो रहा है, क्योंकि देश की जनता देख रही है कि तो आप ही के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है और किस तरीके से जो विपक्ष के नेताओं को जेल में भरने का काम कर रही है। अब बताइए कि जब केजरीवाल जी को शराब घोटाले में अगर जेल में ले जा रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर क्या नड्डा जी जेल जाएंगे? नड्डा जी के यहाँ ईडी सीबीआई जाएगी, उनसे सवाल पूछेगी? सुप्रीम कोर्ट सवाल कर रहा है, वहां तो ये बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से दोगला व्यवहार, दोगला राजनीति में जनता हमें देख रही है और हम पूरी आश्वस्त हैं कि स्पष्ट बहुमत के साथ हम इंडिया अलायंस में सरकार बनने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, जब हम सरकार में होंगे तो कार्रवाई किस तरीके से होगी, जिस तरीके से दौड़ा कर इनको दौड़ाएंगे हम, तब इनको अकल ठिकाने लगेगी और राजनीति द्वेष की भावना से नहीं चलती। जी, रिवेंज की बात यहाँ पर सीधे तौर पर टीना जी कह रही है। पंकज जी,
सवाल आपसे है, एक सवाल जो बार बार उठाया जाता है और जैसे कि अभी टीना जी ने भी उठाया कि चुनाव आयोग भी जो है अब सरकार के पक्ष में काम कर रहा है। वो कह रहे 10 महीने से हम समय मांग रहे हैं, मिलने के लिए हम बुला ही नहीं रहे, हमें समय ही नहीं दे रहे हैं। तो ये जो एक आरोप या फिर इस तरीके के जो लगातार आरोप लग रहे हैं उस पर क्या जवाब देंगे? देखिए ज्योति जी, क्योंकि दूसरी तरफ विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ है, उन्होंने भी ये कहा है कि जो भी हो रहा है ये है तो खतरे की घंटी, लोकतंत्र के लिए तो खतरा है। जी देखिए, लोकतंत्र शब्द का कितने अच्छे तरीके से, बखूबी तरीके से लोग प्रयोग कर रहे हैं। डर है इस चीज का कि तीसरी बार मोदी जी सरकार बना रहे हैं भारत देश के अंदर। सारे चोर इकट्ठे हो गए, धुर विरोधी लोग इकट्ठे हो गए, एक दूसरे को गालियां देने वाले लोग इकट्ठे हो गए। कल तक टीना जी की पार्टी के लोग ये कहते थे कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ का घोटाला किया है। आज टीना जी बताएं कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है कि नहीं किया है। सीधा सवाल है इनसे मेरा कि ये मानती है कि नहीं मानती है कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है कि नहीं किया? भाया मैंने जवाब दे, क्या अंकल झूठ बोल रही थी? क्या इनसे पार्टी का करने की कोशिश करेंगे, आप नैतिकता की बात करेंगे, आप लोकतंत्र की बात करेंगे। आप टीना जी क्यों नहीं बोलेंगी इस बात के ऊपर? टीना जी को बोलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है और हम इसका साथ हेमंत विश्व शर्मा घोटाले तो आपकी पार्टी कर रही है। अशोक चौहान के आरोप तो यही है कि आपकी पार्टी ज्यादा घोटाले कर रही है, ना ईडी एक्शन ले रही, ना सीबीआई एक्शन ले रही, ना चुनाव आयोग कुछ कर रहा है, सारे आपके पक्ष में है। वो आपके साबुन से ला लेता है, वो उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर एक ही पार्टी है जो जिसको नैतिकता की जिम्मेवारी मिली हुई है। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में देश आज जब जब राजा डरता है, जब जब राजा डरता है कायराना काम करता है। जब जब राजा डरता है वो कायराना काम करता है। जब जब राजा डरता है प्रजातंत्र को दबाता है। जब जब राजा डरता है एजेंसियों का मिसयूज करता है। जब जब राजा डरता है जनता का दीवान को बंद करने का काम करता है। राजा डरा हुआ है, राजा को डर है, राजा हिंदुस्तान की जनता का गला दबाना चाहता है। कि किस तरीके का हाँ, देश की जनता समझ चुकी है, देश की जनता समझ चुकी है, देश की जनता समझ चुकी है कि घोटालेबाज पार्टी किसका नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए काम कर रहा है। एनडीए के अंदर कितने आज घोटालेबाज नरेंद्र मोदी जी के साथ है, लोगों का साथ होता है, वो दूसरा दुला हुआ है, जो आपका साथ नहीं देता है उसको जेल में डाल दीजिए। मोदी की सरकार आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। वीरेंद्र जी बीच में इस तरीके से मैं नहीं सुन पा रही हूँ किसी को, मैं किसी को नहीं सुन पा रही हूँ। पंकज जी, छोटा सा सवाल, जो विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक ने कहा था कि इस तरीके से जो भी हो रहा है, चाहे जिस भी मकसद से गिरफ्तारी हुई हो, लेकिन खतरा तो लोकतंत्र को ही है। इस पर छोटा सा जवाब, उसके बाद शालिनी जी आपके पास आऊंगी। ज्योति जी, अगर भ्रष्टाचार किया है तो वो सलाखों के पीछे ना जाए। ये नरेंद्र मोदी की सरकार आने से पहले था कि आप घोटाले करे जाओ, सब कुछ करो, लेकिन कुछ नहीं होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो भ्रष्टाचार करेगा जेल के पीछे जाएगा। हम नहीं छोड़ेंगे किसी को भी, चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी पार्टी का मुखिया हो, लेकिन भ्रष्टाचार के सरगना को छोड़ेगी नहीं। ये मोदी जी की सरकार आने के बाद ऐसा देश में प्रचलन चला है, बदल दी गई है। पंकज जी, लेकिन ये कायराना हरकत करने से जनता को लगाया नहीं जा सकता। फिर साथ बोलने लगे, मैं नहीं सुन पा रही। शब्द का यूज करके ये लोग अपना बचाव करना चाह रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं है। इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने, आज न्यायपालिका में सुनवाई हो रही थी, इंतजार नहीं कर सकते थे, लेकिन पूरे देश में अराजकता का माहौल पैदा किया। पूरे देश के अंदर कहीं कहीं जाकर इन्होंने प्रदर्शन किए, जिस वजह से भैया अरे दिल्ली आते हैं अपने मुखिया को। और पंकज जी, दोनों में से मैं किसी को नहीं सुन पा रही हूँ, मैं किसी को नहीं सुन पा रही हूँ। एक एक करके बात रखेंगे तो ही सुन पाऊंगी। थोड़ा देर आराम कर लीजिए। उन्होंने गिरफ्तार करने की क्या आवश्यकता थी? 2 दिन आप इंतजार नहीं कर सकते थे? ठीक है, इस सवाल का जवाब भी लेंगे। 2 दिन इंतजार कर सकते थे या नहीं, इंतजार कर सकते थे नहीं, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी। पंकज जी, वीरेंद्र जी, थोड़ा सा थम जाइए, थोड़ा सा आराम कीजिए। शालिनी जी, आपसे मेरा सवाल है, लौटूंगी, आप दोनों की बात लौटूंगी। माननीय कोर्ट करेंगी, उसमें आपका काम नहीं। देखिए, दोनों के पास मैं लौटूंगी। समय की थोड़ा सा बाध्यता है, सभी लोगों को बराबर समय देना होता है। शालिनी जी, सवाल मेरा आपसे है, तमाम तरीके के जो आरोप जो है आम आदमी पार्टी भी लगा रही है, वो कह रही है कि ये जो गिरफ्तारी जिसके तहत होती है, हो रखी है,
इस पर ईडी ही बेल ग्रांट कर सकती है, ईडी की मर्जी के बगैर कोई जमानत नहीं मिल सकती है। और दूसरा, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई कोर्ट में ट्रायल क्यों नहीं लिया ईडी ने, अगर ऐसा ही था तो इस तरीके का एक्शन। और दूसरा सवाल जो महत्वपूर्ण मेरा है कि आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या देखती हैं, या फिर दिल्ली का क्या होगा कि आपकी नजरों में, ये थोड़ा सा बताइए। और कृपया तीनों आराम से सुनिए। शालिनी जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद आपका म्यूट है। अभी आ रही? हाँ जी, रखिए, अपनी बात रखिए। तो पीएमएलए के अंडर बेल मिलना बहुत मुश्किल है, और ये लॉज कांग्रेस के टाइम में ही बनाए गए थे, तो उसमें कोर्ट को भी बेल देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहली चीज ये है, इसलिए अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है ईडी ने, तो उनका निकलना बाहर बहुत मुश्किल है। सवाल जो उठता है, बहुत अहम सवाल ये है, बीजेपी ने पीएमएलए एक्ट में बदलाव किया है। जो ये 2019 में आई थिंक जहां तक अगर मेरी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए भी, हमारे लिए भी। टीना जी, इसके बाद शालिनी जी एक बार अपनी बात रखिए। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त ये नहीं है कि किसने भ्रष्टाचार किया किसने नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचारी सब है। इसी वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिलीज किए गए हैं, किस तरीके से पैसे ने हाथ बदला है, कि कितने लोग पीएमएलए के अंडर आते हैं, कौन सा भ्रष्टाचारी किस स्टेट में डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है या चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है, या रूलिंग पार्टी के अंदर आके उसके ऊपर भ्रष्टाचार के कोई सवाल नहीं, कोई छींटे नहीं पड़ रहे हैं, ये सब देश जानता है। सवाल जो इस वक्त जरूरी है वो ये है कि इस तरह का जो मूव किया गया है, इस तरीके से पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ठीक इलेक्शन से पहले, जबकि अभी मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम एनर्जी जो होती है पार्टीज की, वो कैंवसिंग के लिए होती है। इसी वक्त उसको एक तरीके से एक पार्टी का आपने सिर काट दिया, आपने उसका लीडर हटा दिया, तो आपने उस पार्टी को कई लेवल्स पे रोक दिया। तो ये खतरे की घंटी जो है वो लोकतंत्र के लिए, 3 तरीकों से मैं इसको देखती हूँ। देखिए, सबसे पहले कि इस मूव का दिल्ली पे क्या असर होगा। इस मूव का असर ये होगा कि अगर चीफ मिनिस्टर जैसे कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि मैं चीफ मिनिस्टर की पोजीशन रखूंगा और मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज निभाऊंगा, लेकिन वो उनका जेल से करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस हालात में जो एलजी हैं वो प्रेसिडेंट रूल के लिए सेंटर को कह सकते हैं, उसमें दिल्ली का जो सारा गवर्नमेंट है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, प्री 1993 स्टेटस जो है उसका वो भी इम्पोज हो जाएगा, कि जिसमें वो एक क्वाजी स्टेट भी नहीं रह जाएगा। तो दिल्ली के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए ये एक खतरा है कि आपके पास जो भी राइट्स हैं, अपनी जो गवर्नमेंट आप चला रहे हैं वो आपके पास नहीं रह जाएगी, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी के लिए क्या होगा। आम आदमी पार्टी के लिए ये जो मूव है ये बहुत मुश्किल वक्त है, क्योंकि उनके लीडर को अगर हटा दिया गया तो उनकी सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप ऐसी कोई नहीं है उनकी, जो इस पार्टी को उस तरीके से आगे ले जा सके जिस तरीके से अरविंद ले जा सकते हैं। क्योंकि अरविंद की एक अपनी रीच है, अपना एक कैरिज्मा है और अपना एक स्ट्रैटेजाइजिंग का तरीका है। तो उनके लिए ये सब आम आदमी पार्टी के लिए खत्म हो जाएगा अगर वो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पे रहते हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर की पोजीशन किसे देनी है, वो विद इन फैमिली देंगे या बाहर देंगे, इसके अपने खतरे और अपने नफे और नुकसान हैं, वो उनको देखना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के लिए इलेक्शंस लड़ना सब जगह इस वक्त बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तीसरी चीज है कि इंडिया अलायंस यानी दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज के लिए या हिंदुस्तान में ऑपोजिशन का क्या फ्यूचर रह जाएगा। तो देखिए, एक तरीके से एक बहुत बड़ा मौका है जो ऑपोजिशन पार्टीज को मिला है, लेकिन उसमें ये देखना होगा कि क्या वो अरविंद को एक इतना बड़ा लीडर बनाने के लिए मंजूरी उनमें होगी कि वो आपस सब सड़क पे आके, क्योंकि ये सिर्फ प्लेटफॉर्म्स पे, टीवी प्लेटफॉर्म्स पे बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको वास्तविकता में धरातल पे उतर कर कुछ करना होगा कि जब आप कह रहे हैं कि ये जो हुआ है ये बहुत बड़ा अन्याय है, ये वाकई में लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इसके बाद आप कभी भी एक्सपेक्ट मत करिएगा कि जिस तरीके से ये जो रूल ऑफ लॉ है ये खत्म किया गया, तो ये ऊपर से शुरू होता है। आज ये एक ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल लीडर पे है, कल ये आम आदमी पे भी अप्लाई करेगा। इसको लेके ये कैसे बढ़ते हैं आगे, ये तीनों चीजें इस पे डिपेंड करती हैं। ठीक है शालिनी जी। टीना जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। टीना जी। शालिनी जी को थोड़ा करेक्ट कर दूं, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से कोई भी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। देखिए, पीएमएलए एक्ट में एक्ट 45 में
ये बदलाव जो है ये बीजेपी ने किया है, ये हमने नहीं किया। उस आर्टिकल, उस एक्ट के अंदर ये है कि अगर आप किसी को जेल करते हैं तो अनंत काल तक वो जेल में ही रहेगी। ये बदलाव जो है बीजेपी ने किया है और ये जानबूझकर किया गया है, साजिशन किया गया है। ये क्यों किया गया है? क्योंकि जब कोर्ट में ईडी से सवाल पूछा जाता है अजीत पवार के लिए तो कहते हैं कि साहब हमने तो इनका नाम गलत ले लिया। जब इनसे पूछा जाता है शुभेंदु अधिकारी या छगन भुजबल के लिए तो कहते हैं कि हम लोगों की फाइल गुम हो गई है। लेकिन वहीं पर जब संजय सिंह और केजरीवाल जी पर आता है तो फाइल दिखा देते हैं। तो ये सारी जो दोगली राजनीति और दोहरी राजनीति, जो इस तरीके से साजिशन जो किया जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है ईडी को आगे कर, क्योंकि ईडी इनके लिए आज बीजेपी के लिए एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सबसे आगे इनका एक दम बन गया है, क्योंकि इनके कहने पर वो काम कर रही है। आप बताइए कि क्या, और क्योंकि कन्विक्शन रेट देख लीजिए 0.4% कन्विक्शन रेट, आप बताइए कि कन्विक्ट कर देना चाहिए था। जब हमारे नेता राहुल गांधी जी से 55 घंटे ये इंक्वायरी करती है ईडी सीबीआई, तो हमारा सवाल तो बनता है कि क्या उस फाइल में क्या निकला, बताइए हमें जरा। नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ शोषण करना, प्रताड़ित करना, ये इनका उद्देश्य रहा है। लेकिन जिस तरीके से पीएमएल एक्ट का इन्होंने उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग कहें कि केजरीवाल जी को अंदर कर दिया, तो साफ लेकिन शालिनी जी ने एक और चीज कही। शालिनी जी ने एक और चीज, जी आवाज आपकी डिस्टर्ब हो रही है। टीना जी आवाज आपकी डिस्टर्ब हो रही है, लौटूंगी आपके पास क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। टीना जी की आवाज नहीं आ पा रही। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जल्दी से 10 सेकंड अपनी बात रखिए। देखिए जी, केजरीवाल को अरेस्ट करने का कोई उपयुक्त नहीं था क्योंकि आपने चुनाव आयोग से परमिशन ही नहीं ली। ये अपने आप, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक का ये कहना है कि भाई अगर आप में इतनी एकजुटता है, इंडिया अलायंस में इतनी एकजुटता है, तो आप उतरिए देश भर में सड़कों पे। ये आपके लिए प्लस पॉइंट भी हो सकता है, प्लस पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन इसमें बुराने वाली बात हो गई। तो मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर देती हूँ। आज यूथ कांग्रेस ने सबसे पहले आकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने सबसे पहले ट्वीट किया, क्योंकि देखिए हम बदले की राजनीति नहीं करते हैं, हम तुरंत साथ देते हैं। उनके परिवार से बात की राहुल गांधी जी। थोड़ी जानकारी, चलिए समय की बाध्यता है, थोड़ा सा समय की बाध्यता है। फाइनल कमेंट वीरेंद्र जी, फाइनल कमेंट 10 सेकंड में अपना दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही वीरेंद्र जी, म्यूट कर दिया जाए। आना चाहिए आप तो, अन्ना हजारे आ जाए बाहर। आज हमने कुरुक्षेत्र के अंदर विरोध प्रदर्शन करना चाहा, क्या सुन पा रहे हैं आप मेरे को? जी जी जी, रखिए अपनी बात जल्दी। आज हमने कुरुक्षेत्र के अंदर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश, नायब सिंह जी घेरने का हमने प्रयास किया। हम चाह रहे थे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करके हमारे अरविंद केजरीवाल जी के साथ, लेकिन जनता पार्टी की हरियाणा सारे आम आदमी पार्टी को उपयोग, अरे SYL का पानी नहीं दे रहे हो आप लोग, जनता का रोष है आपके खिलाफ। ठीक है, जनता क्या सही करेगी आने वाले चुनाव में पता चलेगा। जो कुछ भी हुआ, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, उससे पूरी राजनीति में एक तरीके से भूचाल आ गया है। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।